2025 के लेट अगस्त में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा किया जो किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फेडरल रिजर्व के 111 इयर्स के हिस्ट्री में पहले नहीं किया था। उन्होंने फेडरल बैंक के सिटिंग गवर्नर लीसा कुक को फ्रॉड एलिगेशंस के कारण फायर करने की धमकी दी। ये एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए हैं और लीसा कुक के पास उनकी जॉब भी बची हुई है। इनफैक्ट कई लोगों का मानना है कि ये एलिगेशंस उन्हें उनके टेन्योर खत्म होने के पहले फायर करने का तरीका था। इस मूव के कारण डॉलर की वैल्यू तब गिरने लगी थी। लोगों को डर था कि ट्रंप अगर एक गवर्नर को फायर कर सकते हैं तो उन्हें फेड के चेयरपर्सन जेरोम पावेल को फायर करने से कौन रोक सकता है। सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस या सीबीआई के अगेंस्ट ये मूव सिर्फ अमेरिका में ही नहीं हुआ है। टर्की में प्रेसिडेंट एर्डोगान ने कई सालों से उन सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को काम से निकालने की कोशिश की थी जिन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कम करने चाहे थे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी 2022 में एक कंट्रोवर्शियल बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम लॉन्च किया था जिससे डेट वाले मेंबर स्टेट्स के बोरोइंग कॉस्ट्स पे अपर लिमिट लग गए। ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल रेस्क्यू के बीच का डिफरेंस कम हो जाता है। इंडिया के भी अपने टेंशंस हैं। पिछले 10 सालों में इंडिया में 4 आरबीआई गवर्नर्स आए हैं। इतने हाई टर्नओवर का कारण है आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट के बीच इकोनॉमिक पॉलिसी चूज करने का टेंशन। इनफैक्ट एक्स डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य ने वार्न भी किया था कि गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक ऑटोनॉमी को कम करना इकोनॉमिक फायर्स इग्नाइट कर सकता है। सेंट्रल बैंक्स का इंडिपेंडेंस किसी भी देश के इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को अफेक्ट करता है। जब सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं तो ये हमारे होम लोन्स के कॉस्ट, बिजनेसेस के बोरोइंग्स और हमारे सेविंग्स के रिटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। जब इनकी क्रेडिबिलिटी कम होती है तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और इसका इम्पैक्ट हमारे और आपके जैसे ऑर्डिनरी लोगों पे पड़ता है। लेकिन इस बात को लेके भी डिबेट है कि ये इंडिपेंडेंस कितना जरूरी होता है। सेंट्रल बैंक्स को इंडिपेंडेंट रखने से क्या अचीव होता है? क्या सेंट्रल बैंक्स के लिए पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट से फ्री होना पॉसिबल भी है? आज के इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक्स के इंडिपेंडेंस के फेवर में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर कुछ पॉइंट्स इसके अगेंस्ट। एंड में हम इन सब में इंडिया का पोजीशन भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल बैंक्स के इंडिपेंडेंस के फायदे देखते हैं। सीबीआई फेवर करने वाले लोग ये नहीं मानते कि इसका मतलब पूरी ऑटोनॉमी है। कोई भी सेंट्रल बैंक किसी वैक्यूम में या खुद से ऑपरेट नहीं करती। इसकी पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ी होती है। सीबीआई का मतलब उस शॉर्ट टर्म प्रेशर से फ्रीडम है जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस को फेस करना पड़ता है। और इसका मतलब क्या है? देखो, जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो गवर्नमेंट्स इकोनॉमी को बूस्ट देना चाहते हैं। इसके लिए ये इंटरेस्ट रेट्स कट कर सकते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम में और पैसे पंप कर सकते हैं। इससे इकोनॉमी में ग्रोथ आती है और रूलिंग गवर्नमेंट को वोट्स मिल सकते हैं। लेकिन इन पॉलिसीज का कॉस्ट, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ना और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इलेक्शंस के बाद आते हैं। और इन पॉलिसीज से गवर्नमेंट्स जो थोड़ी बहुत ग्रोथ अचीव कर भी पाते हैं वो इन कॉस्ट से बहुत कम होती है। मॉनेटरी पॉलिसी को किसी इंडिपेंडेंट टेक्निकल एक्सपर्ट्स के बॉडी को डेलीगेट करके कंट्रीज इस प्रेशर को अवॉइड कर सकते हैं। जब इन्फ्लेशन का थ्रेट बढ़ता है तब सेंट्रल बैंक्स रेट बढ़ा सकते हैं, भले ही ये पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट हो या इससे रूलिंग गवर्नमेंट के वोट्स कम हो जाएं। ये गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट्स कवर करने के लिए नए पैसे प्रिंट करने से मना कर सकती है। इस इंडिपेंडेंस के अलग अलग लेवल्स होते हैं, लेकिन ब्रॉडली ये फीचर कवर होना चाहिए। लेकिन अगर हम पूरे इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसा इंडिपेंडेंस? कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसपे सीबीआई के सपोर्टर्स फोकस करते हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंस। इसमें सेंट्रल बैंक्स को अपने टारगेट्स हिट करने के तरीके सिलेक्ट करने का इंडिपेंडेंस मिलता है। अगर गवर्नमेंट 4% का इन्फ्लेशन गोल सेट करती है तो सेंट्रल बैंक को ये चूज करने का फ्रीडम मिलना चाहिए कि ये रेट्स बढ़ाएगा, ओपन रेट ऑपरेशंस करेगा या लिक्विडिटी कम करेगा। इसके लिए सेंट्रल बैंक्स को पॉलिटिकल अप्रूवल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स बस गोल सेट करेंगे और सेंट्रल बैंक्स इन्हें अपने तरीके से अचीव करेंगे। दूसरा एलिमेंट क्रूशियल है, ये है फिस्कल डोमिनेंस से फ्रीडम। मतलब सेंट्रल बैंक पे गवर्नमेंट के डेफिसिट्स फाइनेंस करने का ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेजरी से पैसे खत्म हो रहे हैं तो सेंट्रल बैंक्स पे नए पैसे प्रिंट करने का ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, या इन्हें इंटरेस्ट रेट्स आर्टिफिशियली लो रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग कॉस्ट्स कम हो जाएं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से जब फिस्कल कंसिडरेशन मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी भी कम होती है। टर्की इस प्रॉब्लम का एक क्लियर वार्निंग साइन है। जब प्रेसिडेंट एर्डोगान ने लॉजिक के अगेंस्ट रेट्स कट करने का डिमांड किया तो इन्वेस्टर्स एग्जिट करने लगे और इनके करेंसी लीरा की वैल्यू भी गिर गई। टर्किश सिटीजन्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से डील करना पड़ा क्योंकि साल भर में प्राइसेस डबल हो गए थे। सेंट्रल बैंक्स के इंडिपेंडेंस जाने से नेट ग्रोथ को कोई बूस्ट नहीं मिला। तो सेंट्रल बैंक्स को इंडिपेंडेंस मिलने से इकोनॉमिक ग्रोथ को मदद तो मिल सकती है, लेकिन सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए।
सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि किसी भी इकोनॉमी में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इन सब को बस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ठीक नहीं किया जा सकता। सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते या प्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरफ इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्ट नहीं कर सकते। 2008 के पहले कई सेंट्रल बैंक्स ने इन्फ्लेशन को स्टेबल तो रखा था, लेकिन ये ग्लोबल क्राइसिस ट्रिगर करने वाले फाइनेंशियल रिस्क को पूरी तरह मिस कर गए थे। इनका मैंडेट नैरो था तो इनका विजन भी नैरो था, और इस नैरोनेस के कारण ही पॉलिसी मेकिंग में भी कुछ बायसेस भी आ जाते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक्स रेट्स बढ़ा देते हैं, जिसके कारण फर्म्स अपने बोरोइंग्स कम कर देते हैं और इनका ग्रोथ रुक जाता है। इसके कारण ये फर्म्स हायरिंग भी रोक देते हैं या इवन लोगों को फायर कर देते हैं। और तो और अगर वर्कर्स भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो ये ज़्यादा वेजेस भी मांग सकते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के कारण इनकी बार्गेनिंग पावर ही कम हो जाती है। तो सीबीआई के अगेंस्ट सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि सेंट्रल बैंक्स के इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसीज का प्रेशर वेजेस पे पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स का फोकस हाई वेजेस या फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, इसका फोकस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर इकोनॉमी में ज्यादा डिमांड के कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाता, लेकिन अगर कंपनीज के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई प्रॉफिट्स के कारण इन्फ्लेशन होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी इसे ठीक नहीं कर पाएगा और इन्फ्लेशन का कॉस्ट फर्म्स अब्सॉर्ब करने की जगह ऑर्डिनरी लोगों पे पास ऑन कर देते हैं। इसके अलावा सीबीआई का एक और क्रिटिसिज्म है, जब मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को मिलाया जाता है तो ये कुछ गोल्स अचीव करने में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। चाइना को इस कॉम्बिनेशन के सक्सेस का एग्जाम्पल जैसे यूज किया जाता है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना या पीबीओसी गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता, फिर भी चाइना का इकोनॉमिक मैनेजमेंट काफी इफेक्टिव है। कई डेकेड से हाई ग्रोथ और मॉडरेट इन्फ्लेशन रहा है। और तो और मैथायस लार्सन और जेम्स जैक्सन जैसे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस अरेंजमेंट के कारण चाइना अपने बैंक्स को ग्रीन ट्रांजिशन के लिए तेजी से मूव कर पाता है। चाइनीज गवर्नमेंट बैंक्स पे अपने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के थ्रू अपने ब्रॉडर स्ट्रैटेजीज के लिए ग्रीन इंडस्ट्रीज की तरफ चीप लो इंटरेस्ट क्रेडिट डायरेक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के इस कॉम्बिनेशन ने चाइना के ग्रीन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में काफी कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन लार्सन और जैक्सन इस बात को भी हाईलाइट करते हैं कि इस मॉडल के सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि इसे कहीं और भी कॉपी किया जा सकता है, खास करके बिना रिस्क के। इस तरह का कोऑर्डिनेशन कॉस्ट छुपा के या डिले करके फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ा सकता है। दोनों इकोनॉमिस्ट्स का यह भी मानना है कि इकोनॉमी में जब एक्सेस डिमांड हो तब सेंट्रल बैंक्स को ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस देना इन्फ्लेशन कंट्रोल में रख सकता है। अपने डिफरेंसेस के बावजूद सीबीआई के फॉर और अगेंस्ट के ग्रुप्स कुछ बातों पे अग्री करते हैं। जैसे दोनों साइड्स मानते हैं कि पॉलिसीज का फाइनल इंपैक्ट ज्यादातर वेजेस पे ही पड़ता है। दोनों ग्रुप्स ये भी मानते हैं कि सेंट्रल बैंक्स का इंडिपेंडेंस एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। दोनों ग्रुप्स के आउटलुक में मेजर डिफरेंस है। जैसे पीआईआईई या पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आर्ग्यू करता है कि सेंट्रल बैंक्स कई बार मार्केट ऑपरेशन स्मूथ रखने के लिए अपने गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज खरीदते हैं, लेकिन इससे लो इन्फ्लेशन का लॉन्ग टर्म गोल कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल आउटकम को मिलाया जाता है और इससे फ्यूचर टाइटनिंग की क्रेडिबिलिटी कम होती है। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स को कई बार ब्लंट पॉलिसी टूल्स पर डिपेंड करना पड़ता है। सीबीआई के क्रिटिक्स का मानना है कि ये रिलायंस अवॉइड नहीं किया जा सकता और सेंट्रल बैंक्स के पास इस बात का चॉइस होता है कि पॉलिसी का इंपैक्ट किस पे पड़ता है। दोनों साइड्स अपने हिसाब से सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सीबीआई के सपोर्टर्स का मानना है कि इसे सॉल्व करने के लिए सेंट्रल बैंक्स को गवर्नमेंट के फिस्कल डिमांड्स को मना करने का ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। सीबीआई के क्रिटिक्स का मानना है कि प्रेजेंट डे एंड एज में इंडिपेंडेंस कुछ इकोनॉमिक गोल्स अचीव करने में एक बैरियर बन सकता है। इनका यह भी मानना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के समय मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी एक साथ काम करते हैं। और इन सब में इंडिया का क्या पोजीशन है? इंडिया इन दोनों कैंप्स के बीच में कहीं पे है। ये इन दोनों से लेसन्स भी लेती है और इनके लिमिटेशंस का ध्यान भी रखती है। थ्योरी में आरबीआई इंडिपेंडेंस की तरफ काफी मूव कर रही है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आरबीआई को प्राइमरी मार्केट से गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने से रोकता है। 2016 इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी एस्टैब्लिश किया। इसका गोल इंडिया का इन्फ्लेशन 4% के आसपास रखने का है, प्लस और माइनस 2%। लेकिन एक्चुअल इंडिपेंडेंस एक अलग सिचुएशन है। इनफैक्ट एक्स डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य ने कहा कि इंडिया में फिस्कल पॉलिसी हर चीज को डोमिनेट करती है। आचार्य ने कहा कि उनके आरबीआई में टेन्योर के दौरान गवर्नमेंट के लगातार बनते फिस्कल डेफिसिट्स के कारण आरबीआई लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन टारगेट्स अचीव नहीं कर पाई। आरबीआई अडाप्ट तो करती है, लेकिन ये ऐसा करना नहीं चाहती। इससे आरबीआई का लो इन्फ्लेशन मेंटेन करने का एबिलिटी भी चले जाता है। आचार्य ने यह भी कहा कि आरबीआई इंडिया के मैसिव स्टेट ओन्ड बैंक्स पे वैसे डिसिप्लिन एनफोर्स नहीं कर सकती जैसे वो प्राइवेट बैंक्स पे कर सकती है।
आरबीआई के पास बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के मैनेजमेंट रिप्लेस करने या लाइसेंस रिवोक करने का पावर नहीं है। और तो और स्टेट ओन बैंक्स कई बार लॉसेस पे ऑपरेट करते हैं और गवर्नमेंट बोरोइंग के थ्रू इन्हें रिकैपिटलाइज कर लेते हैं। इससे फिस्कल डोमिनेंस का प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। इसके कारण तब के आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और गवर्नमेंट के बीच फ्रिक्शन बहुत बढ़ गया था। फिर भी इंडिया ने एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस को लिमिट भी किया है। जैसे कोविड के टाइम आरबीआई ने गवर्नमेंट स्टिमुलस को सपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड्स खरीदे और यील्ड्स लो रखे। ये इंडिपेंडेंस नहीं, कोऑर्डिनेशन था और ये जरूरी भी था। 2013 में भी गवर्नमेंट और आरबीआई ने कोऑर्डिनेट किया था जब यूएस फेड ने बॉन्ड परचेजेस का स्लो रोल बैक अनाउंस किया था। हम अभी इस क्राइसिस के डिटेल्स पे फोकस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन रिवर्स में हुआ। गवर्नमेंट ने फिस्कल स्पेंडिंग कम किया और आरबीआई ने रेट्स बढ़ाए। सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस का कोई एक सही जवाब नहीं है। अलग अलग इकोनॉमीज में इसका लेवल और इम्पैक्ट अलग होगा। आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई के इंडिपेंडेंस को बढ़ाना चाहिए, क्या इसे कम करना चाहिए, या ये फिलहाल सही लेवल पे है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।